प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। ताइवान ने बुधवार कहा कि चीन ने उसकी सीमा के नज़दीक 43 लड़ाकू विमान और 7 नौसैनिक पोत भेजे हैं। इस हालिया घटना के बाद माना जा रहा है कि चीन ताइवान पर दबाव बनाने की अपनी रणनीति को लेकर नरम नहीं हुआ है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार सुबह 6 बजे समाप्त हुई 24 घंटे की अवधि के दौरान चीन ने इन लड़ाकू विमानों और नौसैनिक पोत को उसकी सीमा की ओर से भेजे हैं। मंत्रालय ने कहा कि इसमें से 37 विमान ताइवान जलडमरू मध्य में मध्य रेखा को पार कर गए, जिसे चीन अनौपचारिक सीमा नहीं मानता है। मंत्रालय ने बताया कि जवाब में ताइवान ने अपने लड़ाकू विमान और नौसैनिक पोत भेजे तथा मिसाइल प्रणाली को सक्रिय कर दिया। अगस्त 2022 में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की तत्कालीन अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से चीन अपना रुख अपनाए हुए है। चीन ने ताइवान की यात्रा पर अपनी नाराजगी दिखाने के लिए अमेरिका के साथ सैन्य संवाद स्थगित कर दिया था। ताइवान एक स्वयं शासित द्वीप है जिसे चीन अपना हिस्सा मानता है। चीन ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वह ताइवान को बलपूर्वक अपने नियंत्रण में ले लेगा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस महीने के आखिर में सैन फ्रांसिस्को में APEC एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग लीडरशिप शिखर सम्मेलन से इतर चीन के अपने समकक्ष शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि की है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव केरिन जीन पियरे ने मंगलवार को अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में सैन फ्रांसिस्को में बाइडेन शी की मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर कहा कि राष्ट्रपति इस बारे में आशान्वित हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने APEC लीडरशिप शिखर सम्मेलन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया है। भारत का प्रतिनिधित्व कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा किए जाने की संभावना अधिक है। जीन पियरे ने कहा कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि वह चीन के राष्ट्रपति शी के साथ बैठक को लेकर आशान्वित हैं, इसलिए नवंबर में होने वाली इस बैठक के बारे में अधिक विस्तार से कुछ नहीं कहूँगी। यह सैन फ्रांसिस्को में होने वाली है। बैठक काफ़ी सार्थक होने वाली है। उन्होंने कहा, देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारा लक्ष्य रचनात्मक संवाद करना है। दोनों नेताओं के बीच नवंबर में सैन फ्रांसिस्को बैठक होगी। जो कुछ भी होगा वह नवंबर में पता चल जाएगा। सैन फ्रांसिस्को में हमारे बीच सार्थक वार्ता होने वाली है और उन्होंने कहा कि चीन के साथ किसी तरह से आगे बढ़ना है। इस बारे में बाइडेन प्रशासन की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसराइल के बारे में बात करें। इसराइल की सेना ने गाज़ा में हमास के ठिकानों पर ज़मीनी हमला तेज़ कर दिया है और इसके लिए वो अपने सबसे प्रभावी हथियार D9R बुलडोज़र का इस्तेमाल कर रही है। इस बुलडोज़र के जरिए इजरायली सेना हमास की बारूदी सुरंगों से बचते हुए आगे बढ़ रही है। इजरायली सेना अब तक गाज़ा में 5 किलोमीटर तक अंदर घुस चुकी है। इस D9R बुलडोज़र का वजन 60 टन है और यह 13 फुट ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 15 फुट है। इस बुलडोज़र में बुलेट प्रूफ कॉकपिट लगाया है, जिससे हमास की गोलियों का भी असर नहीं होता है। D9R बुलडोज़र आर्म से लैस है। इसके आगे एक विशाल ब्लेड लगा है। इस बुलडोज़र को 2 लोग मिलकर चलाते हैं। इसके अलावा इजरायली सेना टैंक, तोपें और अन्य हथियारबंद वाहनों का इस्तेमाल गाज़ा में ज़मीनी हमले के लिए कर रही है। इस अमेरिकी निर्मित बुलडोज़र का इस्तेमाल साल 1967 में इजरायली सेना ने करना शुरू किया था। इस बुलडोज़र को साल 2015 में अपग्रेड किया गया और स्लॉट आर्मर जोड़ा गया। इससे अब यह रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड के हमले का आसानी से सामना कर सकता है। हमास के हमले के बाद इजराइल की सेना ने गाज़ा की सीमा पर इन बुलडोज़र को तैनात कर दिया था। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना 100 बुलडोज़र का इस्तेमाल गाज़ा में हमले के लिए कर सकती है। इसमें से हर एक बुलडोज़र की कीमत $10 लाख है। इस बीच हमास के सबसे शक्तिशाली अल कासम ब्रिगेड ने गुरुवार को दावा किया कि उसने उत्तर पश्चिमी गाज़ा में 2 इजरायली टैंकों और बुलडोज़रों को नष्ट कर दिया। इजराइल इन बुलडोज़रों की मदद से हमास के बिछाए बारूदी जाल को नष्ट कर रहा है। इससे इजरायली सैनिकों की जान बच रही है। इजराइल साल 2008-9 में इन बुलडोज़रों का इस्तेमाल ऑपरेशन कॉस्ट लीड में कर चुका है। वहीं आलोचना का कहना है कि इजराइल इन बुलडोज़र का इस्तेमाल गाज़ा के लोगों के घरों को गिराने के लिए कर रहा है। इजरायली सेना उत्तरी गाज़ा में फोकस कर रही है। उसके लिए इजरायली सेना नए हथियारबंद वाहन और टैंक का इस्तेमाल कर रही है। इजरायली सेना धुआं पैदा करने वाले वाहनों का इस्तेमाल कर रही है, जिससे हमास के आतंकी टैंकों पर सटीक निशाना न लगा सकें। इजरायली सेना ड्रोन का इस्तेमाल भी जमकर कर रही है। टैंक और तोपें हमास के उन ठिकानों को तबाह कर रही है जहाँ हमास के आतंकी छिपे हुए हैं और फायरिंग कर रहे हैं। आइए हम उन अफगानियों के बारे में बात करें जिसको पाकिस्तान ने देश निकाला करा है। फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज़ FIIDS ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अफगानों के निर्वासन की निंदा करने की अपील की है। प्रवासी भारतीयों की संस्था FIIDS ने
10 लाख से अधिक अफगानों को पाकिस्तान से निर्वासित किए जाने की निंदा के साथ अफगानों को निकालने जाने की प्रक्रिया रोकने का भी आग्रह किया है। इंडियन डायस्पोरा ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तरफ से पाकिस्तान को दी जा रही वित्तीय सहायता रोकने की भी अपील की है। अफगानिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से निर्वासित किए जाने के संबंध में पाकिस्तान के फैसले की निंदा करते हुए फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज़ ने कहा है कि यह गैरकानूनी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के खिलाफ है। प्रवासियों की संस्था FIIDS में रणनीति और नीति प्रमुख खंडेराव कांड ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान क्रूर तालिबानी शासन के दबाव में भागे अफगानिस्तानियों को जबरन निर्वासित कर रहा है। देश से लगभग 10 लाख लोगों को निकाले जाने की योजना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध है। इससे बड़े पैमाने पर मानवीय संकट भी पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा ओसामा बिन लादेन के समय से ही पता था कि पाकिस्तान तालिबान के साथ मिलकर काम करता था, क्योंकि वो अफगानिस्तान पर पकड़ बनाने का छद्म रूप है। अब पाकिस्तान तालिबान पर अपने कमज़ोर होते निर्णय से निराश दिख रहा है। FIIDS ने कहा कि पाक अफगान शरणार्थियों के साथ वही सब करने की कोशिश कर रहा है जो उसने 1947 में अपने अल्पसंख्यक हिंदू और सिख नागरिकों के साथ किया था। संस्था के मुताबिक अफगान विशेषज्ञों के साथ उनकी चर्चा इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अफगान शरणार्थियों को पहचान करना और भगाना है ताकि उनकी सभी संपत्तियों को चोरी कर उसे हड़पा जा सके। FIIDS ने IMF से नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बंद करने का भी आग्रह किया है। नीति प्रमुख खंडेराव कांड ने कहा कि निर्वासन जैसी गंभीर समस्या को लेकर हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसकी निंदा करने और इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने का आग्रह करते हैं। बता दें कि अफगान आध्यात्मिक नेता हजरत अबू बकर मौजूदी ने कहा है कि पाक से 10 लाख अफगान शरणार्थियों का निर्वासन बेहद चिंताजनक है। इससे व्यापक पैमाने पर मानवीय संकट पैदा हो सकता है। खासकर आने वाली कड़ाके की ठंड को देखते हुए परेशानी बेहद गंभीर है। FIIDS ने कहा है कि हम पाकिस्तानी सरकार से अफगान शरणार्थियों की प्रभावी और सम्मानजनक पुनर्वास प्रक्रिया सुनिश्चित करने की अपील करते हैं। संस्था ने निर्दोष अफगान नागरिकों के खिलाफ अनावश्यक बल और हिंसा का उपयोग करने से परहेज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठनों के साथ काम करने का आग्रह भी किया है। FIIDS विश्लेषक प्रिया कुलकर्णी के मुताबिक सोशल मीडिया पर बताया गया है कि हज़ारों अफगान सीमा पर आ रहे हैं, लेकिन सीमा पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्हें लगा कि अगर पाकिस्तान में अफगान के जबरन निर्वासन की योजना पर आगे बढ़ता है तो FIIDS मानवीय संकट को लेकर बेहद चिंतित है। संस्था ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को दी जा रही किसी भी वित्तीय और सैन्य सहायता को रोकने का आह्वान किया है। आइए हम फ्रांस के बारे में बात करें। फ्रांस के एक मेट्रो स्टेशन पर सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हिजाब पहने एक महिला ने अल्लाह अकबर करते हुए सह यात्रियों को यह कहकर डराना शुरू कर दिया कि तुम सब मरने वाले हो। इसके बाद पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस के चिताने पर भी जब उसकी नारेबाजी जारी रही तो अतः पुलिस ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने प्रवक्ता ने कहा है कि पुलिस ने अपनी सुरक्षा के डर से हथियार का इस्तेमाल किया। हालांकि वह यह नहीं बता सके कि क्या बिब्लिया थो नेशनल डी फ्रांस स्टेशन पर महिला ने अधिकारियों को उसे गोली मारने के लिए उकसाया था या नहीं। पुलिस ने कहा कि महिला के पेट में गोली लगी है, उसे नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आइए हम ईरान के बारे में बात करें। इस्लामिक क्रांति के नेता और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी ने मुस्लिम देशों से अपील की है कि वह आर्थिक तौर पर इसराइल को कमज़ोर करें। खुमैनी ने कहा कि इसराइल के गाज़ा पट्टी में चल रहे अत्याचारों को ख़त्म करने के लिए मिलकर कदम उठाने की ज़रूरत है। इसके लिए इसराइल पर कई तरह की पाबंदियाँ लागू करनी होगी, साथ ही इसको तेल और दूसरी चीज़ों के निर्यात को रोकना होगा। इसी से इसराइल दबाव में आएगा और गाज़ा में हमले रोकने को मजबूर होगा। आयतुल्ला खुमैनी ने बुधवार को राष्ट्रीय छात्र दिवस और वैश्विक अहंकार के खिलाफ लड़ाई के राष्ट्रीय दिवस से पहले देश भर के छात्रों के साथ एक बैठक की। इस दौरान खुमैनी की ज़्यादातर बातचीत गाज़ा पट्टी में चल रही जंग के इर्द गिर्द केंद्रित रही। उन्होंने कहा कि जिस तरह जुल्म का गाज़ा पट्टी में इजरायली सेना कर रही है वो भयावह है। तमाम अत्याचारों के बावजूद फ़िलिस्तीन के लोग जिस दृढ़ता और प्रतिरोध को दिखा रहे हैं वो कमाल का है। खुमैनी ने कहा कि गाज़ा में अत्याचार रोके, इसके लिए मुस्लिम मुल्कों का एकजुटता दिखाना जरूरी है। मुस्लिम देशों को जिस बात पर जोर देना चाहिए गाज़ा में इसराइल के अपराधों को तत्काल बंद किया जाए। गाज़ा पर बमबारी रोकने के लिए उनको इसराइल सरकार को तेल और दूसरी चीज़ों को वस्तुओं को निर्यात बंद करना चाहिए। खुमैनी ने कहा कि मुस्लिम देशों को इसराइल शासन के साथ आर्थिक रूप से सहयोग नहीं करना चाहिए। जो कुछ हो रहा है उसकी निंदा की जानी चाहिए और पूरे मुस्लिम जगत को इसके खिलाफ नामबद्ध होना चाहिए। साथ ही विश्व समुदाय को भी इस पर आंख बंद करने बैठने से बचना चाहिए। सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसे अपराधों की बिना किसी हिचकिचाहट के निंदा करनी चाहिए। ईरान की ओर से लगातार इसराइल और हमास की लड़ाई पर सख्त आ रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री और राष्ट्रपति इस जंग के गंभीर परिणाम होने की बात कह चुके हैं। ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अगर इस जंग को नहीं रोका गया तो पूरे पश्चिम एशिया में फैल जाएगा, जिसके पूरे रीजन के लिए गंभीर नतीजे होंगे।
आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।